प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी लेसन में अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी रेट लॉ और रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है। जो समीकरण अभिक्रिया की दर, ध्यान से सुनिए, जो समीकरण अभिक्रिया की दर और उसके अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है। यानी अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है। अरे लिखते हैं इसको। जो समीकरण अभिक्रिया की दर, यानी जो समीकरण अभिक्रिया की दर, जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं। यानी जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं उसे, ठीक है, उसे अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। उसे अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। दर समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं, उसे अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B इक्वल टू PC प्लस QD है। ठीक है। PC प्लस QD है। अब देखिए, यानी जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं, उसे अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब ये मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिखी हुई है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B इक्वल टू कैपिटल PC प्लस QD है। ठीक है। QD है। अब देखिए, यदि ये मान लेते हैं, हमको क्या करना है, अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है। यदि हम मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, अभिक्रिया की दर वह अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात, ठीक है, अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। ठीक है। यानी जो अभिक्रिया की दर है, ठीक ना, देखिए, जो समीकरण अभिक्रिया की दर
और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य, यानी दर हो गया, ये हो गया दर, ठीक है, और इसकी सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करेगा, उसे कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण, ठीक है। तो दर समानुपात क्या होगा, यदि हम मान लेते हैं कि मान लिया जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वह अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात यानी पहला घात फर्स्ट, और अभिक्रिया B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है, ठीक है। तो उस समय अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या होगा, अभिकारक A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता का प्रथम घात, ठीक है, और अभिकारक B की सांद्रता का द्वितीय घात हो जाएगा। यानी यह जो है जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात, ठीक है, और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है, ये मान लेते हैं, ठीक है। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जो अभिक्रिया, जो इस अभिक्रिया की दर है वह कैपिटल A के प्रथम घात के समानुपाती और कैपिटल B की द्वितीय घात के समानुपाती, ठीक है। तो दर समानुपाती क्या होगा, यानी इसकी सांद्रता कैपिटल A की सांद्रता और अभिकारक B की सांद्रता का द्वितीय घात, यानी इसको लिखते हैं यदि अभिक्रिया की दर, यदि अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के अभिकारक A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात, A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B ठीक है, अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती हो तो, घात के समानुपाती हो तो, ठीक है, समानुपाती हो तो अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या होगा, यानी A की सांद्रता की एक घात और B की सांद्रता की दो घात, ठीक है। यानी ये हो जाएगा A की सांद्रता, किसमें लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, इसका एक घात और B की सांद्रता क्या हो जाएगा, दो घात, ठीक है। यानी दिया गया है यदि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि जो यह अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती हो तो, ठीक है, तो उस समय अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या हो जाएगा, यानी अभिकारक A की सांद्रता की प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता का द्वितीय घात हो गया। यानी या दर बराबर क्या हो जाएगा, दर इक्वल टू, यहाँ कोई कांस्टेंट रखेंगे, ये हो जाएगा K, यह हो गया A और ये हो गया B पर दो घात, ठीक है। जहाँ क्या है, जहाँ K एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, यहाँ पर K एक स्थिरांक है, ठीक है, जिसे अभिक्रिया का क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहेंगे, ठीक है। वेग स्थिरांक की बात बता देंगे आपको, वेग स्थिरांक कहते हैं, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। और इसमें क्या है, A और B, यहाँ पर A और B क्या है, A और B अभिकारक की सांद्रताएं हैं,
ठीक है। और जो ए और बी है वो अभिकारक ए और अभिकारक बी की सांद्रताएं हैं। जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है यह अभिकारक ए और अभिकारक बी और अभिकारक बी की क्या है, बी की सांद्रताएं, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक बार और ध्यान दीजिए। यानी हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, ठीक है। तो आपको बताया गया इसमें कि जो समीकरण अभिक्रिया की दर यानी जिस रेट से अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, उसे कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस पी सी प्लस क्यू डी, यह एक अभिक्रिया है, ठीक है। यह एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया पर, ठीक है, अब इस अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हुई या हो रही है, इस अभिक्रिया की प्रायोगिक पुष्टि की गई, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षण निकाला गया और उस परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जो अभिक्रिया की दर है वह ए की, ठीक है, कैपिटल ए की प्रथम घात और कैपिटल बी की द्वितीय घात के समानुपाती है, ठीक है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक बी की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती हो तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर यानी इसका क्या होगा, इसका प्रथम घात, सांद्रता का प्रथम घात और इसकी सांद्रता का द्वितीय घात, यानी अभिक्रिया की दर समानुपाती हो गया अभिकारक ए की सांद्रता का प्रथम घात और अभिकारक बी की सांद्रता का द्वितीय घात, ठीक है। और जब इसको हटाएंगे तो यहाँ सम कांस्टेंट रखेंगे, के रख दिया, ठीक है। तो जब के क्या है, के एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है वह अभिकारक ए और बी की क्या है, मोलर बी की सांद्रताएं हैं, ठीक। तो यही जो संबंध है यह अभिक्रिया का दर नियम है या दर समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि अगला है अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा के सापेक्ष अभिक्रिया
अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योग तथा सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है, समग्र कोटि कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें है कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, कोटि कहलाती है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल पी कैपिटल सी प्लस क्यू कैपिटल डी एक रिएक्शन है। ठीक है, एक अभिक्रिया है। अब देखिए, अब इसके पहले हम जो बताए हैं, ठीक है, ऑर्डर, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की दर। अब उसमें बताया गया कि यदि मान लीजिए प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया कि जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक ए की प्रथम घात और अभिकारक बी की द्वितीय घात के समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है, तो उस समय अभिक्रिया की दर समानुपाती हो गया ए की सांद्रता का प्रथम घात और बी की सांद्रता का द्वितीय घात। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी कोटि कही जा रही है। अब इसकी कोटि के बारे में, तो दर के बारे में था, अब देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया के सापेक्ष, उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब देखिए, इसका प्रथम घात है और इसका प्रथम घात है, इसका द्वितीय घात है। ठीक है, तो अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात जो है वह उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि घात कितनी है? उसकी घात जो है 1 है। अब अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि जो पद की घात, जो घात है, ठीक है, जो पद का जो अभिकारक की जो घात है उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यह ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? 1 हो गई, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की घात की क्या, अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और जो इसकी संपूर्ण जो कोटि होगी, ठीक है, तथा सांद्रता पदों की घातों का योग, ठीक है, इसका 1 घात और प्लस इसका 2 घात, तो घातों का जो योग होगा तो योग क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। ठीक है, यानी समग्र कोटि क्या हो जाएगी? 1 + 2 हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं यदि प्रयोगों में, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है, अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू पी कैपिटल सी प्लस, ठीक है, प्लस ये हो गया क्यू कैपिटल डी, कुछ भी मान लेते हैं, क्यू कैपिटल डी है, यह एक अभिक्रिया है। ठीक है, अब
प्रयोग द्वारा मान लीजिए सिद्ध हो गया है, ठीक है। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया कि जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारक A के m घात के समानुपाती, ठीक है, अभिकारक A की सांद्रता के m घात के समानुपाती और अभिकारक B की सांद्रता के n घात के समानुपाती है, ठीक है, और B की सांद्रता के n घात के समानुपाती है। यदि प्रयोगों द्वारा, ध्यान देंगे, यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर, प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता की m घात अभिकारक A की सांद्रता के m घात, A की सांद्रता के m घात और B की सांद्रता के n घात के समानुपाती है, और अभिकारक B की सांद्रता की और अभिकारक B की सांद्रता की n घात के समानुपाती पाई जाती है, तो n घात की समानुपाती पाई जाती है तो अभिक्रिया की दर, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, दर इक्वल टू निकल जाएगा K, ठीक है, दर इक्वल टू K हो जाएगा, और अभिकारक A की सांद्रता के कौन घात, A की सांद्रता के m घात, A की सांद्रता के m घात हो गया, सांद्रता को लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, और B की सांद्रता के n घात, और B की सांद्रता के क्या हो गया, n घात हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभिकारक A की सांद्रता के, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, m है, यानी यहाँ है अभिकारक A के सापेक्ष, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, कोटि हो गई इक्वल टू m हो गया, m, और अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, n हो गई, ठीक है। अभिक्रिया की समग्र कोटि, अब अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या हो जाएगी, समग्र कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी m प्लस n, अभिक्रिया की समग्र कोटि हो जाएगी m प्लस n, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से समझिए कोटि को। अभिक्रिया कोटि के बारे में कहा गया कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट, ठीक है, अभिक्रिया की दर समीकरण इसके पहले बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया हो रही है, तो जो अभिक्रिया दर है वह अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है, ठीक है। अब देखिए तो जो घात है उसमें प्रकट सांद्रता पद की घात, तो जो घात उस पर लगा है उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, यानी जो उस पर हम घात लगाते हैं, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर जो घात लगाते हैं वही घात क्या है, वही घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। और सांद्रता पदों की घातों का योग जितना भी मतलब उसमें रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, ठीक है, यदि अभिक्रिया उतने अभिकारकों पर निर्भर कर रही है, उतने अभिकारकों के किसी घात पर निर्भर कर रही है, तो सांद्रता पद की घातों का योग जब पूरा जोड़ेंगे घातों को तो वह क्या होगा, अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाएगी,
ठीक है, यानी जिस घात पर अभिकारक की जिस घात पर मतलब कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो वही घात क्या कहलाते हैं, वही घात उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है, यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर, ठीक है, ये रिएक्शन है और ये मान लिया जाए कि यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के m घात, ठीक है, यानी अभिकारक A की सांद्रता के m घात और अभिकारक B की सांद्रता के n घात के समानुपाती पाई जाती है। जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक A की सांद्रता के m घात और अभिकारक B की सांद्रता के n घात के समानुपाती पाई जाती है। ठीक है, उस समय अभिक्रिया की दर क्या होगा, अभिक्रिया की दर देख लीजिए, उस समय अभिक्रिया की दर क्या होगा, अभिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएगा A की सांद्रता के m घात और B की सांद्रता के n घात। ठीक है, यानी दर बराबर हो जाएगा सम कांस्टेंट के A की सांद्रता का m घात और B की सांद्रता का n घात। ठीक है, देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ लिखा गया है, यानी दर बराबर सम कांस्टेंट के A की सांद्रता के m घात और B की सांद्रता के n घात। ठीक है, अब देखिए यानी जो इस पर घात लगा हुआ है, A पर जो घात लगा हुआ है, B पर जो घात लगा हुआ है, उस अभिकारक के सापेक्ष, ठीक है, अभिकारक के सापेक्ष वह घात ही क्या होती है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिकारक के सापेक्ष यानी देखिए ये अभिकारक A की सांद्रता का m घात, तो m क्या हो जाएगा, m जो है इसके सापेक्ष क्या होगा, अभिकारक A के सापेक्ष m क्या हो जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी, और अभिकारक B के सापेक्ष क्या हो जाएगा, n जो है इसकी कोटि हो जाएगी। तो अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, m है, m लिख दिए। ठीक है, फिर अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, n है। ठीक है, अब देखिए यानी इसमें अभिकारक दो हैं A और B, ठीक है, और जो अभिक्रिया की दर है वह इसके m घात के और इसके n घात के समानुपाती है। ठीक है, समानुपात का संबंध है दर में और इसके घातों में, तो यह उसकी कोटि हो गई। और जब घातों का योगफल कर देंगे, जब घातों को जोड़ देंगे तो वह क्या होगी, वह उस अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाएगी। तो अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या हो जाएगी, m प्लस n, यानी अभिक्रिया की समग्र कोटि m प्लस n हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह कोटि के अनुसार, रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी कोटि के अनुसार शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की हो सकती हैं। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी कोटि के अनुसार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी कोटि के अनुसार, रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी कोटि के अनुसार, देखिए शून्य कोटि की, ठीक है, शून्य कोटि की, दूसरा प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की हो सकती है। ठीक है, यानी अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, कोटि के आधार पर जो है अभिक्रियाएं हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता जो दर होती है वह सांद्रता के समानुपाती होती है, लेकिन यहाँ पर जो दर होगी वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि जब उसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर जब दर अभिक्रिया की निर्भर करेगी तो वह किसी घात के रूप में होगा, यानी उसकी कोटि के रूप में होगा। इसकी कोटि क्या है, 0 है।
शून्य कोटि, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष यह निकला कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है, उसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अभिकारक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो अभिक्रियाएं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, वह क्या हो जाएगी, वह शून्य कोटि की हो जाएगी। क्योंकि जब सांद्रता पर निर्भर करेगी, ठीक है, सांद्रता पर निर्भर करेगी अभिक्रिया की कोटि, तो वह अभिकारक की सांद्रता के किसी घात के रूप में होगी। ठीक है, घात के रूप में, जो घात होगी वह कोई पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। ठीक है, यानी उस अभिकारक के जिस घात पर निर्भर करेगी तो क्या होगा, वह उसकी कोटि कहलाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती ही नहीं है। ठीक है, वह शून्य कोटि हो जाएगी प्रथम कोटि का। अब चलिए इसको जो है अगले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिए, जो समझाने का प्रयास किया गया है उसको ध्यान से समझिए, अपने पुस्तक को पढ़िए। धन्यवाद।